1945 का समर एक बहुत ही भयानक नई सुबह लाया। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह तबाह हो गए थे। बड़े बड़े आग के गोलों ने बिल्डिंग्स और जिंदगियों को खत्म कर दिया। जाइंट मशरूम क्लाउड्स आसमान में ऐसे उठे जैसे कोई खतरे की निशानी हो। ये क्लाउड्स इंसानों की नई पावर का सिंबल थे। ये एक ऐसी पावर थी जो इतनी तबाही मचा सकती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया एटॉमिक एज में एंटर कर चुकी थी। एक बहुत डर का टाइम। वॉर और पीस का मतलब हमेशा के लिए बदल गया था। ये बॉम्बिंग से वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हुआ, लेकिन इससे एक और चीज की शुरुआत भी हुई। एक नए टाइप का कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे शुरू होने लगा। यह था कोल्ड वॉर, एक लंबा टेंशन भरा स्टैंड ऑफ। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन इसके मेन प्लेयर्स थे। दोनों सुपर पावर्स और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस में लग गए। उनको और बड़े और पावरफुल बॉम्ब्स चाहिए थे। एक डेंजरस आर्म्स रेस शुरू हो गई थी जिसमें पूरी दुनिया का रिस्क था। न्यूक्लियर वेपन्स के होने से एक लंबा साया डर फैल गया था। हर जगह लोग एक कांस्टेंट अंदर ही अंदर के टेंशन में जी रहे थे। उनको पता था कि एक न्यूक्लियर वॉर पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है। स्कूल के बच्चे डक एंड कवर ड्रिल्स प्रैक्टिस करते थे। फैमिलीज अपने बैकयार्ड्स में फॉल आउट शेल्टर्स बनाते थे। खतरा बहुत रियल लगता था, डेली लाइफ का पार्ट बन गया था। इस डर ने पॉलिटिक्स, कल्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया। यह दुनिया के लिए उठाना एक बहुत भारी बोझ था। हिरोशिमा और नागासाकी की याद एक बहुत बुरी वार्निंग की तरह थी। इसने दिखाया कि एटॉमिक बॉम्ब्स कितनी तबाही ला सकते हैं। फिर भी जो मेजर पावर्स थीं वो ये वेपन्स बनाते रहे। उनको लगता था कि न्यूक्लियर आर्सेनल्स डिफेंस के लिए जरूरी है। इस सोच ने कई सालों तक टेंशन और शक को बढ़ाया। दुनिया देखती रही, होप करती रही कि ऐसी तबाही फिर कभी ना हो। लेकिन एक्सीडेंट्स का या जानबूझकर यूज करने का रिस्क हमेशा बना रहा। कोल्ड वॉर एक रस्सी पर चलने जैसा था, नीचे न्यूक्लियर तबाही का खतरा। कोल्ड वॉर के टाइम टेंशन हमेशा रहता था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने ऑपरेशन क्रोम डोम शुरू किया। यह ऑपरेशन 1960 में शुरू हुआ और कई सालों तक चला। यह एक कंटिन्यूअस एयरबोर्न अलर्ट का प्रोग्राम था। अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स हमेशा आसमान में रहते थे। ये प्लेन्स पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स ले जाते थे। वो ऐसे रूट्स पर उड़ते थे जो उन्हें सोवियत टेरिटरी के पास ले जाते थे। आइडिया यह था कि एकदम से न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए रेडी रहना। ये B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स बहुत बड़े होते थे। हर एक प्लेन कई हाइड्रोजन बॉम्ब्स ले जा सकता था। ये बॉम्ब्स जापान पर यूज किए गए बॉम्ब्स से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। प्लेन्स को बहुत लंबे टाइम तक हवा में रहना पड़ता था। इसके लिए कॉम्प्लेक्स मिड एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती थी। जाइंट KC-135 टैंकर प्लेन्स बॉम्बर्स से मिलते थे। वो हजारों पाउंड फ्यूल मिड फ्लाइट में ट्रांसफर करते थे। ये एक मुश्किल और डेंजरस काम था, जमीन से बहुत ऊपर। इन बॉम्बर्स के क्रूज बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते थे। वो लंबी थक्का देने वाली मिशंस करते थे जो अक्सर 24 घंटे से ज्यादा चलती थी। उन्हें पता था कि वो कितनी तबाही वाली पावर कैरी कर रहे हैं। उन्हें अपनी फ्लाइट्स के रिस्क के बारे में भी पता था। एक मैकेनिकल फेलियर, पायलट की गलती या टक्कर, इनमें से कुछ भी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता था। नीचे दुनिया को इन डेली फ्लाइट्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था। न्यूक्लियर खतरा हवा में रखा गया था, चुपचाप पेट्रोलिंग करते हुए। ऑपरेशन क्रोम डोम अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसको सोवियत फर्स्ट स्ट्राइक को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। लॉजिक ये था कि अगर कुछ US बॉम्बर्स हमेशा उड़ रहे होंगे तो वो अटैक से बच सकते हैं। वो फिर सोवियत यूनियन पर पलटवार कर सकते थे। इस स्ट्रेटजी को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD कहते थे। इसने एक अजीब सा डर का बैलेंस बना दिया था। भले ही इसने एक बड़े वॉर को रोका हो, लेकिन इसके अपने खतरे थे। एक एक्सीडेंटल न्यूक्लियर इंसिडेंट का रिस्क हमेशा मौजूद था। 17 जनवरी 1966 को वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। स्पेन के एक छोटे से फिशिंग गांव पालोमारेस के ऊपर एक US B-52 बॉम्बर रिफ्यूल करने की कोशिश कर रहा था। वो आसमान में बहुत ऊपर एक KC-135 टैंकर प्लेन से मिल रहा था। उस नाजुक ऑपरेशन के टाइम कुछ बहुत गलत हो गया। दोनों बड़े एयरक्राफ्ट्स एक धमाके के साथ टकरा गए और आग लग गई। मलबा सदर्न स्पेन के एक बड़े एरिया में गिरा। शांत सुबह एक डिजास्टर से तबाह हो गई। वो B-52 बॉम्बर ऑपरेशन क्रोम डोम का हिस्सा था। उसमें 4 मार्क 28 हाइड्रोजन बॉम्ब्स थे। ये पावरफुल थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स थे। जैसे ही बॉम्बर टूटा, बॉम्ब्स गिर गए।
एक बॉम्ब सही सलामत एक सूखी नदी में गिरा, दूसरा मेडिटेरेनियन सी के गहरे पानी में गिरा, लेकिन 2 बॉम्ब्स पालोमारिस के पास जमीन पर गिरे। उनके कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स इंपैक्ट पर फट गए। कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स का फटना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन इससे बॉम्ब्स फट गए। इससे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम आसपास के इलाके में फैल गया। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर खेती की जमीन कंटेमिनेट हो गई। टमाटर के खेत और मैदान खतरनाक पार्टिकल्स से भर गए। लोकल गांव वालों को इस अनदेखे खतरे का पता नहीं था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आसमान से क्या गिरा है। यूएस मिलिट्री को फौरन सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हो गया। जमीन पर बॉम्ब्स गिरने से डायरेक्ट किसी की मौत नहीं हुई। प्लेन क्रैश में 7 यूएस एयरमैन मारे गए, लेकिन प्लूटोनियम कंटेमिनेशन एक सीरियस चुपचाप खतरा था। प्लूटोनियम बहुत जहरीला होता है और इसका हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, मतलब कहतरा बहुत सालों तक रहेगा। इस इंसिडेंट से एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो गया। यह किसी दूसरे देश की जमीन पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। यूएस को फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों तरह के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम करना पड़ा। पालोमारिस में फौरन बाद का माहौल बहुत केओटिक था। स्पेनिश अथॉरिटीज और यूएस मिलिट्री के लोग तेजी से स्पॉट पर पहुंचे। उनकी पहली प्रायोरिटी थी चारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ढूंढना। जो 2 बॉम्ब्स थोड़े फटे थे वो जल्दी मिल गए। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन यूएस टीम्स को फौरन दिख गया। उन्होंने यह पता लगाने का मुश्किल काम शुरू किया कि वो कितना फैला है। एक और बॉम्ब जमीन पर लगभग सही सलामत मिला। वो जादुई तरीके से बिल्कुल भी नहीं फटा था। चौथे बॉम्ब को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो मेडिटेरेनियन सी में डूब गया था। इतने बड़े समुद्र में एक छोटी सी चीज ढूंढना बहुत बड़ा चैलेंज था। यूएस नेवी ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसमें शिप्स, सबमरीन्स और डीप सी डाइवर्स शामिल थे। लगभग 3 महीने तक उन्होंने गहराइयों में सर्च किया। फाइनली 80 दिन बाद मिसिंग बॉम्ब मिल गया। उसको 2500 फीट से ज्यादा गहराई से निकाला गया। इसी बीच कंटेमिनेट हुई जमीन की सफाई चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा और पहले कभी ना हुआ काम था। यूएस सोल्जर्स और स्पेनिश वर्कर्स इसमें शामिल थे। उन्हें टनों कॉन्टेमिनेटेड मिट्टी और पेड़ पौधे हटाने पड़े। कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल को बैरल्स में पैक किया गया, फिर उसको डिस्पोजल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स वापस भेजा गया। यह साउथ कैरोलिना की एक फैसिलिटी में किया गया। यह ऑपरेशन बहुत गुपचुप तरीके से किया गया। यूएस गवर्नमेंट ने इंसिडेंट को कम करके दिखाने की कोशिश की। वो स्पेनिश लोगों में पैनिक नहीं फैलाना चाहते थे। वो अपने नेटो एलाइज को भी रिश्योर करना चाहते थे। स्पेन में यूएस एम्बेसडर एंगियर बिडल ड्यूक ने फेमसली समुद्र में स्विमिंग की। उन्होंने यह पास के बीच पर यह दिखाने के लिए किया कि वो सेफ है। ये एक पब्लिक रिलेशंस का तरीका था डर को शांत करने का। लेकिन पालोमारिस के लोकल लोग परेशान ही रहे। प्लूटोनियम एक्सपोजर के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पता नहीं थे। सेक्शन 5 थुले ग्रीनलैंड बर्फ पर एक फायरी क्रैश 1968। पालोमारिस इंसिडेंट के सिर्फ 2 साल बाद एक और डिजास्टर हुआ। इस बार यह ग्रीनलैंड के दूर दराज आर्कटिक रीजन में हुआ। 21 जनवरी 1968 को एक यूएस B-52 बॉम्बर में इमरजेंसी हुई। एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी। बॉम्बर थुले एयरबेस के पास उड़ रहा था, जो एक स्ट्रेटेजिक यूएस आउटपोस्ट था। क्रू ने इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन बेस पहुंचने से पहले उन्हें एयरक्राफ्ट छोड़ना पड़ा। 6 क्रू मेंबर्स सेफली इजेक्ट कर गए, लेकिन एक की मौत हो गई। B-52 अपना पेलोड लिए हुए समुद्री बर्फ पर क्रैश हो गया। वो नॉर्थ स्टार बे में उड़ रहा था, एयरबेस से ज्यादा दूर नहीं। इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था और जेट फ्यूल में आग लग गई। बॉम्बर में 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स थे। तेज आग की वजह से कम एक बॉम्ब के कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स फट गए। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि शायद चारों बॉम्ब्स के कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स फट गए थे। इससे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एक बहुत बड़े एरिया में फैल गए। प्लूटोनियम, यूरेनियम और दूसरे डेंजरस सब्सटेंसेस ने आइस और स्नो को कंटेमिनेट कर दिया। क्रैश साइट पूरी तरह तबाही का मंजर था। तेज आग की गर्मी ने मोटी समुद्री बर्फ को पिघला दिया। रेडियो एक्टिव मलबा बे के नीचे डूब गया। एक्सट्रीम आर्कटिक कंडीशंस ने क्लीनअप को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। टेम्परेचर्स फ्रीजिंग पॉइंट से बहुत नीचे थे। आर्कटिक विंटर में दिन के ज्यादा टाइम अंधेरा रहता था। यूएस और डेनिश लोग खतरनाक हालात में काम कर रहे थे। उन्होंने मलबा और कंटेमिनेटेड स्नो और आइस को रिकवर करने की कोशिश की। थुले क्रैश भी पालोमारिस की तरह एक ब्रोकन एरो इंसिडेंट था। यह यूएस मिलिट्री का टर्म है,
न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़े एक्सीडेंट के लिए। इसने एयरबोर्न न्यूक्लियर पेट्रोल्स के लगातार खतरों को हाईलाइट किया। ऑपरेशन क्रोम डोम पहले से ही स्क्रूटिनी में था। पालोमारेस एक्सीडेंट ने सीरियस चिंता पैदा कर दी थी। थुले क्रैश ने इन फ्लाइट्स को खत्म करने का और प्रेशर डाला। ऐसे एक्सीडेंट्स का रिस्क बहुत ज्यादा साबित हो रहा था। बड़े पैमाने पर कंटेमिनेशन का पोटेंशियल एक डरावना ख्याल था। सेक्शन 6 ग्रीनलैंड इंसिडेंट, डिप्लोमेटिक फ्रीज और बाकी बचे खतरे। थुले क्रैश से एक बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हुआ। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है। डेनमार्क की पॉलिसी थी कि वो अपने टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन्स अलाउ नहीं करेगा। इसमें ग्रीनलैंड भी शामिल था। न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बर का वहां होना एक वायलेशन था। इससे यूनाइटेड स्टेट्स और डेनमार्क के बीच काफी टेंशन पैदा हो गई। डेनिश गवर्नमेंट को पब्लिक का गुस्सा और पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ा। उन्होंने वॉशिंगटन से जवाब और एश्योरेंस मांगे। गैप 2S, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने सिचुएशन को केयरफुली मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने क्रैश के एक्सीडेंटल होने पर जोर दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर किए गए क्लीन अप एफर्ट्स को भी हाईलाइट किया, लेकिन सीक्रेसी और रिस्क्स को कम करके दिखाने के इल्जाम लगे। कंटेमिनेशन के बारे में बहुत सी डिटेल्स फौरन शेयर नहीं की गई। इससे डेनमार्क के साथ रिश्ते और खराब हुए। इस इंसिडेंट की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज को फिर से देखा गया। एलाइड नेशंस के लिए खतरे और ज्यादा क्लियर होते जा रहे थे। थुले में क्लीन अप ऑपरेशन, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट क्रेस्टेड आइस था, बहुत बड़ा था। इसमें हजारों टन कंटेमिनेटेड आइस और स्नो को हटाना शामिल था। यह मटेरियल डिस्पोजल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स वापस ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन हमेशा यह चिंता रही कि पीछे क्या रह गया। कुछ लोगों का मानना था कि सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रिकवर नहीं हुआ। यह शक था कि बॉम्ब के कुछ पार्ट्स या शायद पूरा बॉम्ब वहीं रह गया। यह शक कई सालों तक बना रहा, जिससे लोकल लोगों में परेशानी बढ़ती रही। आर्कटिक का एनवायरनमेंट बहुत नाजुक है और वहां कंटेमिनेशन खास तौर पर चिंता की बात है। थुले क्रैश, पालोमारेस इंसिडेंट के साथ इसके बहुत गंभीर परिणाम हुए। ऑपरेशन क्रोम डोम, जो कंटिन्यूअस एयरबोर्न अलर्ट प्रोग्राम था, आखिर में 1968 में खत्म कर दिया गया। रिस्क्स बहुत ज्यादा साफ दिख रहे थे और पॉलिटिकली बहुत महंगे पड़ रहे थे। जबकि B-52 बॉम्बर्स ग्राउंड अलर्ट पर रहे, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कांस्टेंट फ्लाइट्स बंद हो गई। ये एक्सीडेंट्स न्यूक्लियर डिटरेंस में छुपे खतरों की साफ याद दिलाते थे। उन्होंने दिखाया कि बिना वॉर के भी न्यूक्लियर वेपन्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। थुले से डिप्लोमेटिक परेशानियां और एनवायरमेंटल चिंताएं कई सालों तक गूंजती रहीं। ग्रीनलैंड की बर्फ ने एक खतरनाक वक्त के राज छुपा रखे थे। सेक्शन 7 ब्रोकन एरोज, न्यूक्लियर बुरे सपनों के लिए ऑफिशियल टर्म। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के पास पालोमारेस और थुले जैसे एक्सीडेंट्स के लिए एक टर्म है। वो इन्हें ब्रोकन एरो इंसिडेंट्स कहते हैं। एक ब्रोकन एरो का मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़ा एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यह उन सिचुएशंस को कहते हैं जिसमें गलती से लॉन्चिंग, फायरिंग या डेटोनेशन हो जाए, या फिर न्यूक्लियर वेपन का नॉन न्यूक्लियर डेटोनेशन या जलना। इसका मतलब वेपन का रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन या कब्जा भी हो सकता है। खास बात यह है कि ब्रोकन एरो से न्यूक्लियर वॉर का खतरा पैदा नहीं होता। यह एक एक्सीडेंट होता है, एग्रेशन का काम नहीं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे दर्जनों इंसिडेंट्स हुए हैं। एक 1980 की पेंटागन रिपोर्ट में 1950 से 1980 के बीच 32 ब्रोकन एरो इवेंट्स लिस्ट किए गए थे। ये इंसिडेंट्स अलग अलग सीवियरिटी के थे। कुछ में सिर्फ वेपन के कंपोनेंट को हल्का नुकसान हुआ। दूसरे, जैसे पालोमारेस और थुले, उनसे बड़े पैमाने पर रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली यह भी माना है कि उनसे न्यूक्लियर वेपन्स गुम हुए हैं। कम से कम 6 यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स गुम हो चुके हैं और कभी रिकवर नहीं हुए। ये ज्यादातर प्लेन क्रैशेस या सबमरीन डूबने से समुद्र में गुम हुए बॉम्ब्स हैं। ब्रोकन एरो क्लासिफिकेशन का होना ही बहुत कुछ बताता है। यह दिखाता है कि न्यूक्लियर वेपन एक्सीडेंट्स का अंदाजा था। मिलिट्री को पता था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस डिवाइसेस को हैंडल करना रिस्की है। ह्यूमन एरर, मैकेनिकल फेलियर और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमेशा हो सकते थे।
इन एक्सीडेंट्स से निपटने के लिए प्रोसीजर्स बनाए गए थे। स्पेशलाइज्ड टीम्स ट्रेन की गई थीं न्यूक्लियर कंटेमिनेशन से डील करने के लिए। गोल हमेशा वेपन्स को सिक्योर करना और डैमेज को कम करना था। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना। ये इंसिडेंट्स सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं हुए, सोवियत यूनियन ने भी अपने हिस्से के न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स झेले, लेकिन सोवियत रिजीम की बहुत ज्यादा सीक्रेसी की वजह से कम डिटेल्स पता है। कोल्ड वॉर आर्म्स रेस का मतलब था कि दोनों साइड्स के पास बहुत बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे। ये वेपन्स लगातार ट्रांसपोर्ट, मेंटेन और डिप्लॉय किए जा रहे थे। इस प्रोसेस का हर स्टेप अपने आप में खतरनाक था। ब्रोकन एरो टर्म सुनने में शायद बेजान और सरकारी लगे, लेकिन यह उन लम्हों को दिखाता है जब बड़ी तबाही हो सकती थी जो या तो नैरोली बच गई या दुख भरी तरह से हो गई। सेक्शन 8 सीक्रेसी का पर्दा, एटॉमिक एज में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सीक्रेसी कोल्ड वॉर की एक पहचान थी। यह खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में सच था। सरकारें अपने आर्सेनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को बहुत सख्ती से गार्ड करती थीं। वेपन डिजाइन, डिप्लॉयमेंट और सेफ्टी के डिटेल्स टॉप सीक्रेट थे। जब पालोमारिस और थुले जैसे एक्सीडेंट्स हुए, सीक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट थी। ऑफिशियल्स को डर था कि अगर कहतरे का पूरा अंदाजा पब्लिक को हो गया तो पैनिक फैल जाएगा। उन्हें दुश्मन को प्रोपेगेंडा जीतने का मौका देने की भी चिंता थी, और वो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। पालोमारिस और थुले दोनों इंसिडेंट्स में इंफॉर्मेशन को केयरफुली मैनेज किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने अक्सर कंटेमिनेशन की गंभीरता को कम करके दिखाया। उन्होंने क्लीन अप एफर्ट्स की सक्सेस पर जोर दिया। पूरी डिटेल्स अक्सर धीरे धीरे सामने आती थीं। अगर आती भी थीं तो लोकल पॉपुलेशंस और यहां तक कि एलाइड गवर्नमेंट्स को भी कभी कभी अंधेरे में रखा जाता था। इससे अविश्वास और शक का माहौल पैदा हुआ। लोग इस बात से परेशान थे कि उन्हें क्या नहीं बताया जा रहा है। मीडिया ने भी इसमें रोल प्ले किया कि यह कहानियां कैसे बताई गईं। 1960s में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस मीडिया पर कभी कभी ज्यादा स्ट्रांग था। नेशनल सिक्योरिटी की चिंताओं की वजह से न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही सेल्फ सेंसरशिप कर लेती थीं, या फिर सरकारें एक्टिवली इंफॉर्मेशन तक पहुंच को रोक सकती थीं। इससे पब्लिक के लिए पूरी पिक्चर समझना मुश्किल हो गया, और डिटेल्स सामने आने में सालों, कभी कभी दशकों लग गए। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने धीरे धीरे और बातें सामने लाई। कुछ एक्सीडेंट्स का असली स्केल आज भी डिबेट का टॉपिक है। सीक्रेसी और पब्लिक के जानने के हिक्यू के बीच का टेंशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। सरकारें कहती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ सीक्रेसी जरूरी है, खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स जैसे सेंसिटिव मामलों में। लेकिन बहुत ज्यादा सीक्रेसी पब्लिक के भरोसे को कमजोर कर सकती है। यह गलतियों को भी छुपा सकती है और सबक सीखने से रोक सकती है। कोल्ड वॉर के न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इस डिलेमा को साफ दिखाते हैं। कंट्रोल बनाए रखने और पैनिक से बचने की चाहत अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी का कारण बनी। इससे बहुत से सवाल अनआंसर्ड रह गए और बहुत से डर अनएड्रेस्ड। सेक्शन 9 कोल्ड वॉर की गूंज, हमेशा रहने वाले जख्म और सीखे गए सबक। कोल्ड वॉर शायद खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी लेगेसी अभी भी है। उस दौर के छुपे हुए न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स ने हमेशा रहने वाले जख्म छोड़े। पालोमारिस, स्पेन में रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन आज भी मौजूद है। B-52 क्रैश के लगभग 60 साल बाद भी प्लूटोनियम मिट्टी में है। कुछ एरियाज अभी भी फेंस्ड ऑफ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन आगे के क्लीन अप एफर्ट्स पर अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। लोकल पॉपुलेशन कई जनरेशन से इस अनदेखे खतरे के साथ जी रही है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा है जितना एनवायरमेंटल। वैसे ही थुले, ग्रीनलैंड में बचे हुए कंटेमिनेशन की चिंताएं अभी भी हैं। हार्श आर्कटिक एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग को मुश्किल बनाता है। समुद्र के तल पर रेडियो एक्टिव मलबे के बारे में लगातार चिंताएं हैं। नाजुक आर्कटिक इकोसिस्टम पर पोटेंशियल इम्पैक्ट एक सीरियस कंसर्न है। वहां के असली इनुइट लोग जो लोकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, खास तौर पर वल्नरेबल हैं। थुले एक्सीडेंट ने अविश्वास की लेगेसी भी छोड़ी। इसने सुपर पावर की दुश्मनी से छोटे देशों को होने वाले खतरों को हाईलाइट किया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस लंबे टाइम तक खराब रहे। ये एक्सीडेंट्स और इनके जैसे दूसरे कुछ बदलाव जरूर लाए। न्यूक्लियर वेपन सेफ्टी और हैंडलिंग प्रोसीजर्स इंप्रूव हुए। ऑपरेशन क्रोमडोम के खत्म होने से एयरबोर्न एक्सीडेंट्स का रिस्क कम हुआ। न्यूक्लियर एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल परिणामों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस आई। लेकिन
न्यूक्लियर वेपन्स का बेसिक खतरा अभी भी है। जब तक ये वेपन्स हैं, एक्सीडेंट्स का चांस खत्म नहीं किया जा सकता। ह्यूमन एरर, टेक्निकल मालफंक्शन या अनफोर्सीन इवेंट्स अभी भी हो सकते हैं। दुनिया अभी भी हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ जी रही है। पालोमारिस, थुले और दूसरे ब्रोकन एरोज से मिले सबक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास कितनी ज्यादा तबाही वाली पावर है। वो ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। वो न्यूक्लियर सेफ्टी में लगातार सावधानी की जरूरत पर जोर देते हैं। कोल्ड वॉर कुछ लोगों को शायद एक दूर की याद लगे, लेकिन उसके छुपे हुए न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एक साफ वार्निंग है। वो हमें बताते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। पीस की कोशिश में हमेशा न्यूक्लियर कहतरों को कम करने के एफर्ट्स शामिल होने चाहिए।